Hello friends, welcome back to my channel and I am your teacher इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम विविध का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, जिससे मेरा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे सब्सक्राइबर की रेटिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके लिए मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं। और इसके साथ ही अब हम आज की स्टडी में विविध के लेक्चर को आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विविध से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि लुसेंट की बुक से मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरोनोग्राफ के बारे में। दोस्तों कोरोनोग्राफ यानी कि सूर्य के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसे हम कोरोनोग्राफ कहते हैं। तो सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना वायरस नहीं, ये जो है सूर्य के चारों ओर का वातावरण है। तो अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाले उपकरण को कोरोनाग्राफ कहलाता है। तो दोस्तों एक यंत्र होता है जिसे कोरोनाग्राफ कहते हैं। ये अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की जानकारी बताता है, पूर्व जानकारी, यानी कि पूर्व जानकारी को बताने वाले यंत्र को कोरोनोग्राफ कहते हैं। पूर्व जानकारी को बताने वाले यंत्र को कोरोनोग्राफ कहते हैं। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर डिस्कस करेंगे। पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता दूं दोस्तों कि पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के अपराध का पता लगाना हो। पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन, झूठ पकड़ने वाली मशीन और लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्त लार्सन ने 1921 के अंदर की थी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म अगर आपने देखा होगा, कौन सी, हाउसफुल मूवी अगर आपने देखा होगा, हाउसफुल 3, तो उसमें आपने लाइट डिटेक्टर मूवी देखा होगा। अर्जुन रामपाल ने अक्षय कुमार को लगाया था और उसका पूरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया था और बहुत गाल पे दिया था जमा के। तो वो बहुत ही फनी सीन था। जब भी हम उसे याद करते हैं मन गदगद हो जाता है। तो दोस्तों पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम लाइट डिटेक्ट करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस बात का पता लगाते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति या सामान्य अपराधियों के लिए इसका प्रयोग नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह मानव शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफ तैयार करता है। इस मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर पड़ता है। वैसे ही एक टेस्ट होता है दोस्तों जिसका नाम होता है बेरा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। बाइलेटरल, इसका फुल फॉर्म तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये सर्च मार। दोस्तों मैं आपको बेरा टेस्ट के बारे में बता रहा था। बेरा टेस्ट जो होता है यह हियरिंग एक्सपेरिमेंट इन चिल्ड्रन एंड न्यूनोट्स होता है। मतलब कि नवजात शिशु जो पैदा होते हैं या फिर जो पार्शियली हैंडीकैप्ड होते हैं, हियरिंग हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों का टेस्ट होता है जिसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि किस कान में कितना हियरिंग लॉस है। ये दोनों कानों का कंपेरेटिवली हियरिंग लॉस को रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए बेरा टेस्ट किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके बाद में इसके द्वारा हम जो है उचित मशीन को लगा सकते हैं और हियरिंग एक्सपेरिमेंट को रिमूव कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे फैक्स की। तो फैक्स, इसका पूरा नाम फार अवे जेरॉक्स है। फार अवे जेरॉक्स का मतलब होता है कि दूर फोटोकॉपी को भिजवाना, किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को दूर पहुंचाना, इसे ही फैक्स कहते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरॉक्स कॉपी को भेज देता है। तो एलेक्जेंडर बेन नामक वैज्ञानिक ने अक्टूबर 1811 में इसका आविष्कार किया था। फैक्स मशीन जो है इसका आविष्कार 1843 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे रेवा की। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है।
तो भारत में जितनी भी कारें हैं वो सभी जो है पेट्रोल और डीजल से चलती है, लेकिन जो एकमात्र जो है बैटरी से चलने वाली कार है उसका नाम है रेवा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे रीएजेंट के ऊपर मैं आपको बता दूं कि यह एक प्रकार का रसायन होता है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह रसायन एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में पता चल जाता है कि आपका जो दूध है वो प्राकृतिक है या सिंथेटिक है, यानी कि पाउडर वाला दूध है या गाय का देसी वाला दूध है। ठीक है दोस्तों, जो कि गांव के लोग देसी वाला निकाल के सुबह सुबह बढ़िया उसको गर्म करते हैं और पीते हैं और बॉडी बनाते हैं। तो रीएजेंट एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा केमिकल है जिससे हम पता लगा सकते हैं 10 मिनट बोल रहा हूं दोस्तों, कुछ ही सेकंड में पता लगा सकते हैं कि दूध जो है वो प्राकृतिक है या संश्लेषित या सिंथेटिक है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और दूध में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट फैक्ट, सीडी स्ट्रिप यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वो कागज गुलाबी हो जाता है तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में अम्ल परीक्षण और क्षार परीक्षण, जिसमें क्या होता है अम्ल परीक्षण में मैंने आपको पढ़ाया है, केमिस्ट्री के आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं कि जो लाल कलर का जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस पेपर, अगर उसे क्षार में डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है और अगर नीले कलर के लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है। दिस इज द नोन एज द इंडिकेटर ऑफ एनी एसिड और बेस, यानी कि किसी अम्ल या क्षार में जब हम किसी सूचक या इंडिकेटर को डालते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक उसी प्रकार से सीडी स्ट्रिप जो होता है वो एक प्रकार की तकनीक होती है जो सरसों के तेल में मिलावट को पता लगाने के लिए यूज की जाती है। एंड फॉर काइंड ऑफ यूर इंफॉर्मेशन, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों के तेल में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण उसकी गंध काफ़ी तेज होती है और सल्फर जो होता है उसकी प्रकृति गर्म होती है, इसीलिए छोटे बच्चों को सरसों के तेल में लहसुन कड़ा के नाक में सूंघा दिया जाता है, सर्दी मिनटों में दूर हो जाती है। दोस्तों मेरे बालाघाट जिले में इस तरह से ही छोटे बच्चों की सर्दी को दूर किया जाता है और मेरी भी सर्दी वैसे ही दूर होती है, मैं भी दवा नहीं खाता दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे सॉर्स की। तो हाल ही में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था दोस्तों घातक बीमारी कोरोना के ऊपर। कोरोना बीमारी किस वायरस से होती है भैया? कोविड-19 से होती है। किससे होती है? कोविड-19। ये कोरोना बीमारी का महत्वपूर्ण वायरस है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सॉर्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सॉर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है जो कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित है। ये वही वायरस है दोस्तों जिसने चाइना की वुहान लैब से फैलकर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, हाहाकार मचा दिया। दो लहर ने पूरे देशों की हालत टाइट कर दी और बड़ी बड़ी सरकारों को गिरा दिया और देशों में तख्तापलट को अंजाम पर ला दिया। तो दोस्तों सॉर्स जो है इसका पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से होता है। सॉर्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा ये कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित है। इससे संबंधित रोगी को निमोनिया के रोगों के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। श्वास लेने में तकलीफ आती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है, मनुष्य को खांसी आने लगती है, बुखार आने लगता है और शरीर कमजोर हो जाता है और मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और ब्लड शुगर और बीपी वालों की तो वाट लग जाती है दोस्तों। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा, कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। तो दोस्तों कोरोना वायरस जो है हम लोग सोच रहे थे कि ये नई बीमारी कहाँ से आ गई, लेकिन ये बीमारी पहले से थी दोस्तों।
बस बात इतनी थी कि लोगों के दिमाग में नहीं थी। तो इसमें रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लगातार खांसी आती है, सांस में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए मैं भी आपको सजेशन दूंगा, मास्क लगाए, 2 गज दूरी है जरूरी, मास्क है जरूरी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारे छींकने और खांसने और हमारे वायु के आदान प्रदान से फैलती है। इसीलिए भीड़ भाड़ में न जाए, आइसोलेट रहे अगर आपको सर्दी खांसी या फिर टीबी जैसी खतरनाक बीमारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा नेविरेपिन के बारे में। नेविरेपिन के बारे में बताऊंगा मैं अब आपको। वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित करने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो महिलाएं होती है जिनको एड्स हो जाता है, उनके गर्भस्थ शिशु को मां की बीमारी न लगे, इससे बचने के लिए नेविरेपिन का विकास किया गया है। नेविरेपिन इज आल्सो नोन एज ए मेडिसिन, एक सस्ती दवा है, चीपेस्ट मेडिसिन, जो कि प्रतिवर्ष लाखों नवजात शिशुओं को एड्स की बीमारी से बचा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी में विज्ञापन देखा होगा कि हाथ मिलाने से टीबी नहीं फैलता, हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, साथ में खाना खाने से एड्स नहीं फैलता, लेकिन असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैलता है, संक्रमित सुई से एड्स फैलता है, संक्रमित खून से एड्स फैलता है, संक्रमित खून को चढ़ाने से। तो इस तरह से दोस्तों एड्स से आप और असुरक्षित यौन संबंध से तो बिल्कुल बचना है दोस्तों, हमेशा प्रोटेक्शन का यूज करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शिशु को यह दवा मात्र 18 माह की आयु तक दी जाती है। तो दोस्तों 18 माह तक के, जब तक बच्चा 18 महीने का नहीं होता तब तक आप जो है बच्चे को कौन सी दवा दे, नेविरेपिन दे, तो होने वाला जो बच्चा है वो एड्स से मुक्त हो जाएगा। अंग्रेजी के अनुवाद के अनुसार नेविरेपिन का मतलब होता है दोस्तों कि यह HIV एड्स के बचाव के लिए, रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है अच्छी दवाई होती है जो लोगों को एड्स से बचाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, जिसको एक बार एड्स हो जाए तो उसकी प्रतिरक्षा क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। उसे सर्दी हो जाए तो सुधरेगा ही नहीं, उसे शुगर हो जाए तो उसे सुधरेगा ही नहीं, उसे टीबी हो जाए तो वो सुधरेगा ही नहीं, यानी कि उसके सिम्टम्स उसके लाइफ में मरते दम तक रहेंगे। तो एड्स को जो है प्रारंभिक स्टेज में अगर पहचान लिया जाता है तो उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे विविध के। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि अगर किसी गर्भवती महिला को एड्स है और उसके बच्चे को एड्स से बचाना है तो उसको कौन सी दवा खिलाएंगे? नेविरेपिन दवा खिलाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास बीज को तैयार किया है। उसने बैसिलस थूरिएसिस जीवाणुओं को इसके लिए कपास में अंतरित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के मदद से आलू, टमाटर, सरसों को कीट प्रतिरोधी बीज तैयार किए गए हैं। मतलब कि दोस्तों एक कंपनी है जो अमेरिका की मानी जानी कंपनी है जिसका नाम है मोनोसांटो। इसने कृषि जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। टमाटर और आलू और सरसों के ऐसे बीज तैयार किया है जिसमें कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात मैं आपको जानकारी के लिए, अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दूं कि बीटी बैक्टीरिया में एक जीन होता है जिसमें कुछ खास किस्म के लार्वा के विरुद्ध कार्य करता है। यह लार्वा कपास व बैगन की फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। यह लार्वा विरोधी इस कोशिका को कपास या बैगन के पौधे के डीएनए में कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है, जिससे ये जो है कीटनाशक कोड से लैस हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि ये कीटों के प्रति क्या हो जाते हैं, पौधे जो है इसको सह लेते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है ना, MDR TB, वैसे ही जो है क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं पौधे। इन पे कीटों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। जैसे एक बच्चा होता है ना दोस्तों, वो बहुत नटखट होता है।
अब वो दो रोज उपद्रव करता है, रोज उपद्रव करता है, माँ बाप उसको रोज मारते। एक समय में बच्चा ऐसा हो जाता है कि वो उसको लगता है कि यार रोज तो मार पड़ती है, गलती करो तो भी पड़ती है, नहीं भी तो वो फिर सुधरता ही नहीं, वो लचांड हो जाता है, बालाघाट जिले की भाषा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा हाइब्रिडोमा तकनीक। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन, कोलस्टर एवं जर्मे द्वारा किया गया था। इस तकनीक के द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया गया था, यानी कि क्लोनी एंटीबायोटिक्स का निर्माण करने के लिए जिस तकनीक का विकास किया गया था उसे हाइड्रोबोमा के नाम में जाना जाता है। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि किस तकनीक के द्वारा क्लोनी प्रतिरक्षियों का यानी कि क्लोनी एंटीबायोटिक का बिजनेस लेवल पर निर्माण किया जाता है, वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण किया जाता है। तो उस तकनीक का नाम है हाइब्रिडोमा तकनीक। ठीक है दोस्तों, हाइब्रिडोमा तकनीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टर्मिनेटर मूवी आपने देखा होगा हॉलीवुड की, वैसे ही टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर का मतलब होता है अंतिम छोर का व्यक्ति जो अलग हो गया, निकल गया, छूट गया, टूट गया। जैसे हमारा बाल टूट गया तो वो टर्मिनेटर हो गया वो, यानी कि बागी व्यक्ति, जो बागी होता है उसको टर्मिनेटर कहा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जो जिसके अंकुरण से पौधे तो तैयार होते हैं परंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है, यानी कि वो बागी बीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इको मार्क उस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में अब मैं बहुत ही खतरनाक फैक्ट बताने वाला हूं दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो आप लोगों ने अगर क्रिस 3 मूवी देखी होगी, उसमें था एक विलन जिसका नाम था काल। तो वो काल जो था वो एक प्रकार का टेस्ट ट्यूब बेबी था दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों ने क्रिस 3 मूवी नहीं देखा है तो एक बार और देख लेना मेरे तरफ से, क्योंकि उसमें जो काल होता है वो एक प्रकार का टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। वो क्या होता है कि गलती से ऋतिक रोशन के डीएनए को निकाल लिया जाता है और किसी महिला के ओएम के साथ उसके स्पर्म को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है और एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है उसका जो है पूरे शरीर का विकास नहीं हो पाता, सिर्फ ब्रेन का विकास होता है। तो उसके ब्रेन में इतना पावर होता है जितना क्रिस के पास पूरे शरीर में पावर होता है। तो वही काल फिर बड़ा होकर के क्या करता है, अपनी खुद की लैब बनाता है और पूरे, यानी मूवी के अनुसार बता रहा हूं आपको। तो उस मूवी में क्या होता है कि वो पूरे वायरस को फैला देता है और उसका एंटीट्यूड जो है वो सिर्फ क्रिस के ही डीएनए से बन सकता है। तो वो काल उस बीमारी को फैलाता है और जब उसका इलाज उसको पता चलता है कि भारत वालों ने खोज लिए, मुंबई के किसी डॉक्टर मेहरा ने खोज लिया है, तो फिर वो समझ जाता है कि वही मेरा नाजायज बाप है, यानी कि उसके ही डीएनए से उसको जबरदस्ती निकाला गया है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से फिर वो क्या करता है, उसकी वाइफ को अगवा कर लेता है और उसको बोलता है क्रिस को कि तू उसको एंटीट्यूड मत दे, मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो यही मूवी का मोटो है दोस्तों। अब मैं आपको ज़्यादा क्लाइमैक्स में नहीं ले जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक जो है प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोफेसर सर। एक तो वो प्रोफेसर भी है, सर भी है, और रॉबर्ट एडवर्ड को कहते हैं, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रयोगशाला में 1968 ईस्वी में इस तकनीक का आविष्कार किया उन्होंने। तत्पश्चात 1978 में निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइस ब्राउन था। क्या था? लुइस ब्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, गार्ड बांध लो। लुइस ब्राउन जो थे ये पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे जिनका जन्म जो है हुआ था। इसके लिए एडवर्ड को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। एडवर्ड को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन के जन्म के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अब मैं आपको लास्ट फैक्ट बता रहा हूं इस वीडियो का। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर। टेस्ट ट्यूब बेबी उन दंपतियों के लिए वरदान से कम नहीं है जो संतान सुख से वंचित है, क्योंकि उन्हें इसके द्वारा संतान सुख मिल सकता है। हालांकि अभी भी अधिकतर लोगों को इस तरह से इसकी जानकारी नहीं मिली है दोस्तों।
आखिरकार टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं उन लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक परखनली में माँ के ओवम को रखा जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ओवम क्या होता है। जब कोई महिला या कोई स्त्री या कोई मादा पूर्ण तरह से प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है, उसका मासिक धर्म चालू हो जाता है, तो उसके अंडाणु विकसित होकर क्या होने लगते हैं, अंडाशय में आने लगते हैं और हर 28वें दिन में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम मासिक धर्म कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं। तो जब कोई महिला का जो अंडाणु होता है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है, तो वो 16वें दिन फर्टिलाइजेशन के लिए पूरे तरह से तैयार हो जाता है। और उस रात या उस दिन या उस समय या उस काल में यदि तो दोस्तों इस काल में यदि कोई नर किसी मादा के पास जाता है, जब उसका अंडाणु 16वें दिन पूरी तरह से परिपक्व होकर मादा के ओवरी या अंडाशय में आ चुका होता है, इस समय में अगर नर द्वारा मादा के अंडाशय में शुक्राणुओं को पहुंचा दिया जाता है तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी 100% कंप्लीट हो जाता है और मिशन सक्सेस हो जाता है और बच्चा जो है माँ के ओवरी में प्लांट हो जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन कई बार माँ के अंडाशय की क्षमता प्रॉपर क्षमता नहीं होती है या कई महिलाओं की बच्चादानी खराब हो जाती है, इसके कारण उनको बच्चा नहीं हो पाता है। ऐसी सिचुएशन में उस अंडाणु को कृत्रिम विधि के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और परखनली में डाल के उसे ऐसे वातावरण में रखा जाता है कि उसमें शुक्राणुओं को डालकर कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाता है और टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया जाता है, जिसमें माता और पिता के पूरे डीएनए के गुण होते हैं दोस्तों, और उसमें माता और पिता के गुण होते हैं बच्चे में। इस तरह से जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें दूसरे के माता पिता के गुण नहीं होते, उन्हीं माता पिता के गुण होते हैं। बस बात इतनी है कि उसे जो है प्रारंभिक स्टेज में जो है उसे एक परखनली में डेवलप किया जाता है और एक निश्चित समय के पश्चात उसे माँ के कहाँ गर्भाशय में प्लांट कर दिया जाता है। यही टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर लोग कान में और एक गले में टांग के रखते हैं, जिसे हम स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं, जिसे आला भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या करता है कि जो हमारे हृदय की धड़कनें होती है उसकी जो वॉइस होती है उसको एम्पलीफाई करके डॉक्टर सुनता है और इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय और फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। और किसी बच्चे को अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो उसकी पसली चल रही है तो कितनी चल रही है, उसकी आपकी जो नाड़ी है वो कितनी चल रही है, इसके आधार पर उसे दवाई देते हैं। उसके अलावा वो बीपी का भी अंदाजा लगा लेते हैं। और कई सारे हमारे देश में दोस्तों बंगाली और बाबा और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आपके हाथ को पकड़ के बता देंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं हमारे दोस्तों देश में, वाकई में हमारा भारत महान है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं विविध का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने वाला हूं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहे और आप लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जिससे मैं बहुत ही गदगद हूं। तो लेकर मिलूंगा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।